नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आशा करता हूं कि आपके होली का त्योहार बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छे से आपने होली का त्योहार मनाया होगा। साथियों, अपन ने 3-4 दिन की भी छुट्टी रख ली, ठीक है। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस कारण मैंने बीच में छुट्टी रखी। अब अपन निरंतर प्रयास करेंगे और निरंतर आपको मैं क्लास देने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हमेशा क्लास मिले और अच्छे से, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ में मैं आपको क्लास दूं। साथियों, इस क्लास को सबसे पहले शेयर कर दो और अपना प्यार और आशीर्वाद इस तरीके से रखो कि जिन दुनिया के अंदर कहीं देखो कि स्टूडेंटों का, साथियों का प्रेम संजय सर पर इस तरीके से बरसा है जैसे कि भगवान का आशीर्वाद बरसा। ठीक है साथियों, इसी अच्छी मनोकामना के साथ में मैं आज इस क्लास का आगाज करता हूं, इस क्लास को नया रास्ता देता हूं। चलो देखो, ध्वनि वाला टॉपिक चल रहा था अपने, और ध्वनि का इंट्रोडक्शन अपने पुरानी क्लास के अंदर, पिछली क्लास में कर दिया। अगर जो साथी गण, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी कोई नए हैं तो वह सबसे पहले अपना वो जो पुराना वीडियो है उसको देख लो। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ध्वनि की, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और उस वीडियो को सबसे पहले देख लो। सबसे पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद में फिर अपनी इस क्लास के अंदर आ जाना। बढ़िया तरीके से अच्छे से मैं टॉपिक करवाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है और अच्छे से क्लियर होगा, ये पक्का बात है। देखो क्या है ध्वनि के बारे में अपन ने क्या डिस्कस किया था। पुरानी क्लास के अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन किया था कि ध्वनि होती क्या है, किसे कहते हैं, क्या सहायता करते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे ध्वनि का संचरण। अपन ने पुरानी क्लास के अंदर, मतलब जो पिछली क्लास है उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि ध्वनि के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। मेरे किसी विद्यार्थी ने, साथी भाई ने मुझे मैसेज किया कि सर ध्वनि के लिए कहाँ माध्यम की जरूरत पड़ती है। इससे रिलेटेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल है, जो इसी ऊपर नाम लिखा है सेल क्लास, इसके नाम से ही है, उस टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको पहले वादा किया था। मैंने कहा था कि मैं आपको हमेशा जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे संबंधित बढ़िया एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो अपने टेलीग्राम चैनल में डालूंगा। वहां से आप उसको देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक से संबंधित किस तरीके से। ठीक है, कोई आपके पास में शुल्क नहीं ली जाएगी, निःशुल्क तरीके से आप पढ़ो, मौज करो, राज करो। आगे उसमें मैंने आपको कहा था कि किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है संचरण के लिए, संलयन के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। मतलब ध्वनि के लिए जो माध्यम उत्पन्न होता है, किसी माध्यम की जरूरत, जहां ध्वनि महात्मा को पड़ती है, ध्वनि बहन को पड़ती है, ध्वनि जीजी को पड़ती है, उस ध्वनि जीजी के लिए उत्पन्न विक्षोभ माध्यम होता है, उस माध्यम के द्वारा ही संचरित होती है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि ध्वनि का जो माध्यम होगा वो किसी माध्यम के लिए वो कोई संचरण के द्वारा होती है। मतलब जो विक्षोभ माध्यम होता है वो उसके विक्षोभ माध्यम के द्वारा ही वो क्या होगी, संचरित होगी। आगे बात समझ में, ध्वनि का संचरण किसके माध्यम से होता है, कोई विक्षोभ माध्यम होगा उसके द्वारा संचरित होती है। तरंग एक विक्षोभ होता है। अब देखो कड़ी जुड़े है भाई, जुड़े है आप पे देखो पहला देखो अड्डे मैंने सबसे पहले थाने कहा कि मैं कह ध्वनि रे लिए एक माध्यम री जरूरत पड़े, और बिन माध्यम रे रूप में काई हुयो, विक्षोभ हुयो, काई हुयो, विक्षोभ हुयो, काई हुयो, विक्षोभ हुयो। विक्षोभ माध्यम के द्वारा ही ध्वनि का संचरण होता है, और उस ध्वनि के संचरण में जो विक्षोभ माध्यम है, उस विक्षोभ माध्यम के अंदर क्या है, तरंग है, और इस तरंग के द्वारा ही ध्वनि संचरित होती है। देखो तरंग एक विक्षोभ होता है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है। मतलब तरंग एक प्रकार का विक्षोभ माध्यम है। विक्षोभ माध्यम कौन है, तरंग है। मतलब ध्वनि का संचरण माध्यम के द्वारा, और उस माध्यम के रूप में एक विक्षोभ माध्यम होगा, और वो विक्षोभ माध्यम कौन है, तरंग जी बाबू। अगली बात समझ में, तो ध्वनि जी के हाथे पे ही तरंग जी दादे हाथे, तरंग जी जीजूसा हाथे चली, तरंग जी जीजूसा, तरंग जी कहीं है, जीजूसा, ध्वनि है जीजी, तो ध्वनि जीजी ने लिए कौन है, जीजूसा, तरंग। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, चलो ठीक है। तो तरंग एक विक्षोभ होता है जो
किसी माध्यम से होकर क्या होता है, गति करता है। कोई माध्यम होगा उसके द्वारा क्या करेगा, गति करेगा। तरंग माध्यमों के कण समीपवर्ती कणों से होकर गति करते हैं। समीपवर्ती जो कण होते हैं उनके साथ में मिलकर क्या करते हैं, गति करते हैं। आगे बात समझ में, मतलब तरंग के लिए, ध्वनि के संचरण के लिए, चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। उस माध्यम के रूप में एक विक्षोभ माध्यम होगा, उस विक्षोभ माध्यम को तरंग कहेंगे। और तरंग के संचरण के लिए समीपवर्ती कुछ माध्यम होंगे, उस समीपवर्ती माध्यमों के द्वारा ही क्या होते हैं, ध्वनि दीदी गति करेगी, ध्वनि जीजी गति करेगी। आगे बात समझ में, ओके। आगे आया टॉपिक यांत्रिक तरंगे। यहां से चीजें नई नई जुड़ेगी साथ साथ में, तो फोकस करने की कोशिश करना। फोकस करोगे ना तो भी समझ में आएगा। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है। ध्वनि की तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा, ध्वनि की जो तरंगे होती है, ध्वनि की तरंगे, ये मानो, ये मानो, ये मानो, अट मानो, कट मानो, अट मान लो, चलो अट मानो, ये ध्वनि की, या को, या आपका बाका है, ठीक है। आपका बाका समझते हो, आपका मुंह है भाई साहब। ये है क्या, ये है ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होती है। ध्वनि की तरंगे मतलब ये वाली ध्वनि की तरंगे माध्यम के कण, जो माध्यम होगा, जिस माध्यम से चलेगी, जिस माध्यम से चलेगी, जैसा भी माध्यम हो उसके द्वारा वैसे चलेगी, तब क्या होगा, कणों की गति द्वारा क्या होती है, अभिलक्षित होती है। जैसे जैसे नई नई उसके अंदर कण जुड़ते जाएंगे उसके द्वारा ही ध्वनि क्या करेगी, गति करेगी। जैसे आपने कभी किसी बड़ा ऐसा खुला हॉल, ऐसे करना, जाना कोई खुले हॉल के अंदर जाकर जोर से करना, देखोगे ना तो आवाज ऐसे खुली की एकदम ऐसे गूंज के आएगी। और भरे हुए हॉल में जाकर तो फिर वहां आपका जादू हो जाएगा, ठीक है। मतलब वहां ऐसे जाओगे तो गूंजेगा नहीं, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो क्या होगा, ध्वनि के तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा क्या होती है, अभिलक्षित होती है। ध्वनि की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। कैसी तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानुपाती होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना साथियों, कि ध्वनि की जो तरंग होती है माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है। माध्यम के कणों की जो गति होती है उसके द्वारा अभिलक्षित होती है। उसके बाद में ध्वनि की तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। कैसी होती है, अनुदैर्ध्य, मतलब अनुदैर्ध्य है ना, सीधी नहीं होती, अनुदैर्ध्य होती है, ठीक। अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम के कणों का, अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती है उनके माध्यम के कणों का जो विस्थापन होता है वो विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानुपाती होता है। जो विक्षोभ उत्पन्न होगा उसके विक्षोभ के जो संचरण की दिशा होगी उसके क्या होगा, समानुपाती होता है। ये मुख्य मुख्य पॉइंट इसके ध्वनि के संचरण से संबंधित 3-4 पॉइंट है, अच्छे से याद हो जाएगा। एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, मतलब ध्वनि के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, वो माध्यम विक्षोभ माध्यम कहलाता है। जो विक्षोभ माध्यम होता है उसे अपन क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं, ठीक। ये तो हो गई 2 लाइन क्लियर। ये जो तरंग है माध्यम के कण समीपवर्ती कणों से गति करते हैं। जो समीपवर्ती जो कण होते हैं, समीपवर्ती जो जहां से व्यक्ति बोलता है उसके आसपास के जो कण होते हैं उसके द्वारा वो क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। उसके बाद में यांत्रिक तरंगे होगी। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है। ध्वनि की जो तरंगे होगी वो माध्यम के जो कण होंगे उनके द्वारा अभिलक्षित की जाती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। जो ध्वनि की जो तरंगे होती है कैसी तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। विक्षोभ की संचरण की दिशा के क्या होता है, समांतर होता है। विक्षोभ के कणों की दिशा के क्या होता है, दिशा के समांतर होता है। और उसके जो स्थान होंगे जहां से व्यक्ति बोलेगा या फिर जो जहां से आवाज आएगी वहां के आसपास का जो एरिया होता है उस आसपास के एरिया के विस्थापन के जो कण होते हैं उनकी दिशा के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। आप ले लो स्क्रीनशॉट, मैं दूर रखता हूं फिर अपन बढ़ते हैं। चलो देखो आगे देखो,
ध्वनि की चाल। अब चाल क्या होती है ध्वनि की, किस पर निर्भर करती है? वही चीज है, चाल भी उसकी तरह माध्यम का एक माध्यम होगी, उस माध्यम के अनुसार ही निर्भर करेगी। मतलब माध्यम कैसा है, ठोस है, गैस है या द्रव है, कैसा माध्यम है, उसके अनुसार वो क्या होगी, मतलब ध्वनि गति करेगी, चाल होगी उसकी। ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? माध्यम पर निर्भर करती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होगी, अलग अलग होगी। आगे बात समझ में आएगी, समझ में आएगी। ओके, माध्यम की प्रत्यावस्था, जिसको ई से प्रदर्शित करें, प्रत्यावस्था मतलब माध्यम की अवस्था, प्रति अवस्था, घनत्व डी, स्मॉल डी पर निर्भर करती है। जो माध्यम की जो प्रत्यावस्था है, माध्यम की प्रत्यावस्था मतलब ध्वनि की चाल के माध्यम की जो प्रत्यावस्था है वह क्या होगी, ई, तथा घनत्व डी पर, स्मॉल डी पर निर्भर करता है। गैसों की अपेक्षा द्रवों की चाल अधिक होती है। गैसों की अपेक्षा द्रवों के अंदर उसकी चाल क्या होती है, अधिक होती है। ठोसों में सबसे अधिक होती है। ठोस के अंदर आप खड़े हो तो आप दूर तक सुना सकते हो। मतलब जैसे आपने कभी पुराने समय में, मैंने तो ऐसा बहुत किया है, पहले क्या होता था हमारी इधर जो मतलब जैसे कोई बड़ा पहाड़ है, भाकर के ऊपर से पानी आता था, तो उसको पास से होकर सड़क निकलती थी ना, तो उसके जो सड़क के नीचे बड़ी बड़ी ऐसे वो पाइप फंसा देते थे। ठीक है, जिससे क्या होता है कि सड़क के ऊपर से पानी ना निकले और सड़क ना टूटे, तो उसके नीचे, तो हम उसके नीचे मतलब जो पाइप बने हुए थे, एक सामने खड़ा होता था और एक हम वहां खड़े होते थे। एक दिन हम, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा कोई दोस्त है वो सामने खड़ा, तो हम उसके अंदर से बोलते थे को करता। ठीक है तो वहां सुनाई देती। ठीक है, तो वो ठोस एक स्तर था, उसके अंदर क्या हुई, सबसे अधिक सुनाई देती है। तो यहाँ पे पॉइंट ये याद रखना है, इंपोर्टेंट कर देना, इसको इंपोर्टेंट कर देना कि गैसों की अपेक्षा द्रवों की चाल अधिक होती है, द्रवों के अंदर चाल अधिक होती है, गैस की सबसे कम होती है, उसके बाद में द्रव की होती है, और ठोसों की सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक किसमें होती है, ध्वनि की चाल ठोसों के अंदर होती है। माध्यम का ताप बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। मतलब कोई ध्वनि की चाल है, उसके माध्यम है, उस माध्यम का ताप बढ़ जाते हैं, उसका ताप बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल क्या होती जाएगी, अपने आप बढ़ेगी। ध्वनि की चाल बढ़ेगी, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल है 346 मीटर प्रति सेकेंड। कितना है, 346 मीटर प्रति सेकेंड, 346 मीटर प्रति सेकेंड। एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड, लोहे में 5950 मीटर प्रति सेकेंड, और जल के अंदर 1498। मतलब आप देखोगे ये दोनों ठोस है, ये दोनों क्या है, ठोस है, ये दोनों ठोस है। ठीक है, ये दोनों ठोस है। इसके अंदर, इसके कंपेयर में ये क्या है, द्रव है, ये क्या है, द्रव। तो द्रव की क्या होगा, द्रव का क्या है, इन दोनों से कम है। और इन दोनों के कंपेयर करें तो 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर के रूप में करें, एक गैसीय रूप में करें, तो ये अगर गैस रूप में करें तो ये इसके कंपेयर में, जल के कंपेयर में ये क्या है, कम है। ठीक है, तो सबसे अधिक किसके अंदर होती है, सबसे अधिक होगी लोहे में, लोहे से फिर अधिक, लोहे से कम होगी जल के अंदर या फिर द्रव पदार्थ के अंदर, और द्रव पदार्थ से सबसे कम होगी वो गैसों के अंदर होगी। किसकी चाल, ध्वनि की चाल। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने दो टॉपिक पढ़े, ध्वनि की चाल और ध्वनि का माध्यम, दो टॉपिक पढ़े। फिर अपन कल की क्लास के अंदर ध्वनि तरंगों की जो आकृति है उसका योग्य किस तरीके से होता है वो अपन कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। कैसी लगी क्लास, कमेंट के अंदर राय जरूर देना, और क्लास अच्छी लगे लाइक जरूर करना, और अपने आसपास साफ सफाई रखना। होली चली गई है, आपने बहुत गंदगी की है, नुकसान सबका किया है। ठीक है, तो उसका माफी मांग लेना सबसे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।